नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एमसीडी चुनाव, उसको लेकर एग्जिट पोल के कई सारे नतीजे आए, रुझान आए। जाहिर तौर पर जिसके पक्ष में फैसला आ रहा है वो खुश दिखाई दे रहा है, उसको एग्जिट पोल पर विश्वास है, ऐसे भी संकेत साफ मिल रहे हैं। और जो उसमें कहीं नहीं है पार्टी, जिसके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि जनता ने मन बना लिया है मैंडेट देने का, एग्जिट पोल्स में और ओपिनियन पोल्स में ये बात साफ दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि कोई पहला मौका नहीं है जब एग्जिट पोल में ऐसे नतीजे आए। ये तो उलटफेर होता रहता है और इससे पहले के और अब के जो नतीजे हैं, रुझान हैं, उन सब पर सवालिया निशान वो खड़ा कर रहे हैं। तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम एग्जिट पोल्स के ये जो संकेत हैं इसके साथ साथ ये जरूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस ब्रांड को लेकर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा रही गुजरात में, उसको लेकर क्या अब अगले कई और जो चुनाव है, अगले साल जो 4 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद जो 2024 की तैयारी है, उन सब में ये बात अब साफ हो चुकी है कि जनता ब्रांड मोदी उसी के साथ खड़ी हुई है। यानी मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि ये हकीकत है और ये चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये ब्रांड मोदी, और इसके अलावा जो ब्रांड विकास का था या तमाम और ब्रांड बनाने की कोशिश इन चुनावों में की गई थी, उसका सिक्का कितना चला है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं उन बयानों पर जो कि एग्जिट पोल्स के बाद सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया, खूबसूरत बनाया है। भारतीय पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुजरात की जनता ने ये चुना है। हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज़ देखने को आ रही है, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। तो ये तो बयान रहे बीजेपी के, क्योंकि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और खासकर दिल्ली में भी अगर हम एमसीडी चुनावों की बात करें, तीनों ही जगह इस वक्त जो सत्ता में है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो उनकी तरफ से रिएक्शन आया। जरा एक बार सुन लेते हैं उस पार्टी के नेताओं को भी जिन्होंने इस बार बहुत ज्यादा खुशी जताई है एग्जिट पोल्स पर। तो खुशी की वजह क्या है, आम आदमी पार्टी को भी सुन लेते हैं। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। तो आम आदमी पार्टी में खुशी है, और हो भी क्यों ना, एमसीडी को लेकर 15 साल बीजेपी की जो सत्ता रही, अगर उसके बाद ये जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल्स के हिसाब से, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो जाहिर तौर पर खुशी की लहर है। लेकिन एक पार्टी वो भी है जो कि काफी दुखी है, और उसके दुख का कारण भी एग्जिट पोल्स है। कांग्रेस पार्टी, जिसने कहा था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो संदेश लेकर जा रही है, गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, और हवा आंधी सब कुछ चल रही है उसके पक्ष में। जरा सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है। एग्जिट
पोल की एग्जिट होने का समय आ चुका है। 2018 के, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में एग्जिट पोल क्या कहे थे। तो ये एग्जिट पोल के आधार पर जो आप सवाल उठा रहे हैं ये उचित नहीं है। ये एग्जिट पोल है और हम जानते हैं कैसे ये किए जाते हैं, किनके प्रभाव से किए जाते हैं और क्यों कराया जाता है। तो किनके प्रभाव से हो रहे हैं एग्जिट पोल्स, यही जानने के लिए हमने बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल यहां पर रखा है। आज जरा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये जो दबाव की राजनीति है वो एग्जिट पोल्स पर भी चलती है। तो चलिए, हमारे जो मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं उनका परिचय मैं आप सभी से करा दूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अर्शप्रीत खड़ियाल जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रही हूं, जो इन सभी बयानों से कनेक्टेड हैं, वो बेहद ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत देशमुख जी फाउंडर डायरेक्टर हैं सी वोटर के। सालों साल से हम उनको देख रहे हैं कि किस तरह जब शुरुआत हुई थी एग्जिट पोल्स की, ओपिनियन पोल्स की, तब वो इसके साथ जुड़े थे। और इसीलिए यशवंत जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी, ये जो बयान आया और खास में अंत में जो जयराम रमेश की तरफ से बयान आया, ये दबाव में किसके इशारे पर किए जाते हैं एग्जिट पोल्स, वो इशारा क्या होता है? कुछ है ऐसा इशारा? मैं उनके बयान को समझ ही नहीं पाया रोमाना, क्योंकि उन्होंने बयान में कहा कि आपको ध्यान होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल्स ने कहा था कि कांग्रेस की सरकारें बनेंगी, मतलब और कांग्रेस की सरकारें बनी। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि उनको आपत्ति किस बात की थी कि एग्जिट पोल्स ने ये बोला था कि कांग्रेस की सरकारें बनेंगी और कांग्रेस की सरकारें बन गई। इस बात पे आपत्ति थी या किसी और पे आपत्ति थी? गुजरात के एग्जिट पोल पे 5 साल पहले पे आपत्ति थी, तो भाई शायद उनकी आपत्ति मैं मान सकता हूं। हमने कांग्रेस को 74 सीटें बोली थी और कांग्रेस की 77 आ गई। तो 3 सीटों के लिए अगर मेरे माफी मांगने से अगर उनको कुछ आसानी होती हो तो वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, केवल कहने के लिए कह रहे हैं, तो मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं रोमाना, मैं उस बात का राजनीतिक प्रतिक्रिया मैं नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इतना तय है कि एग्जिट पोल्स या सारे ही सर्वेस के साथ में आजकल समस्या दूसरी होती जा रही है। और समस्या वो ये होती जा रही है कि जितना भी कांग्रेस के लिए सीटें सामान्य तौर पे बोली जाती हैं, दरअसल कांग्रेस की सीटें उससे कम ही आ जाती हैं। तो हमारी समस्या दूसरी होती है कि हम तो अपेक्षा रखते हैं और मनाते हैं कि जितनी हम आंकड़ों को देख करके हम अपेक्षाकृत तरीके से बोलते हैं कि कांग्रेस इतनी सीटें पा जाए कम से कम, उसमें खुशी होगी हमें कि हमारे आंकड़े गलत हों। ये कौन चाहेगा? कोई भी दुनिया का पोस्टर, कोई भी स्टैटिस्टिशियन, कोई भी प्रोफेशनल अपनी बात को गलत साबित करना क्यों चाहेगा? आम आदमी पार्टी के लिए देखिए, जिस तरीके से उनका पंजाब में हमारे ट्रैकर में लगातार हम 6 महीने तक बताते रहे कि आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही। 6 महीने तक कांग्रेस और अकाली दल के प्रवक्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी नंबर 3 रहेगी, 10 सीट पार नहीं कर पाएगी। और हमारे ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी ने सब पोस्टर्स को खरीद रखा है। तो देखिए, चुनाव है, चुनाव में सर्वे होंगे या नतीजे आएंगे तो कोई एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। लेकिन जो जीत रही है वो ताली बजाएगी, जिसके हारने की घोषणा की जाएगी वो दुखी होंगे और वो नाराज होंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड मुझे केवल इतना ही आग्रह रहता है कि जिस तरीके से किसी भी दूसरे प्रोफेशनल को जितना आप सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उतनी सम्मान के हकदार पत्रकार भी हैं, पोस्टर्स भी हैं। और किसी को भी गलत बात बोलना, ये उसके ऊपर जो दर्शकों का एक कॉन्फिडेंस होता है उसको खराब करना होता है। तो ये कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल। और या कोई भी क्यों चाहे।
बिल्कुल। और इसीलिए जो आपने अभी यशवंत जी एक बड़ी बात कही कि पत्रकारों के ऊपर आजकल जो ये तो एक ट्रेंड सा बन गया, और रोज मुझे तो इस शो में रोज झेलना ही पड़ता है कि हर रोज जिससे सवाल पूछो वही आरोप सबसे पहले मीडिया पर जड़ देता है कि ये आप सवाल जो है वो क्यों पूछ रही हैं। तो एक तरीके से ये जो इंटॉलरेंस लेवल है मीडिया के प्रति, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। के शर्मा जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त वो भी जुड़ गए हमारे साथ। गुजरात में, हिमाचल में, दोनों ही जगह तमाम जो पूरा कैंपेन था उसके दौरान वो दिखाई दे रहे थे और उन्होंने इसको बारीकी से देखा। के शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत इसी बात की करूंगी जो यशवंत जी से मैंने बात की। जयराम रमेश का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि किनके दबाव में और किस तरह से ये एग्जिट पोल्स किए जाते हैं, हमें कोई विश्वास नहीं है एग्जिट पोल्स पर, पूरी तरह से बेबुनियाद होते हैं एग्जिट पोल्स। तो इशारा तो किसकी तरफ है वो आप समझ ही गए होंगे के शर्मा जी। तो ऐसा कुछ दबाव क्या अब एजेंसियों पर भी आप लोग बना रहे हैं? देखिए रीमा जी, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो इस समय है वो इतना अविश्वसनीय हो चुका है कि उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो पूरी तरह से बौखलाहट में है, हताशा में है, निराशा में है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। उनकी खींच ये नहीं है। अब वो खींच उतारने के लिए चौथा स्तंभ आसान होता है, जहां कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए और कह के चले जाइए। वैसे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। इस देश में आपातकाल के दौरान कितना कुछ उन्होंने मीडिया की दुनिया पर कितना अत्याचार किया, ये सब जानते हैं, क्योंकि उनको सॉफ्ट मिलता है, वहां पर आसानी होती है। वास्तविक स्थिति ये नहीं है। उनको अपने आप में इस समय जिस दिशाहीन स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है और जो बिना नेतृत्व के जो गुजर रही है, उससे इनके कार्यकर्ता, इनके नेताओं में बड़ी बौखलाहट है। ये परेशान है। ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी को हिमाचल चुनाव में आना चाहिए था, राहुल गांधी को गुजरात के चुनाव में आना चाहिए था, लेकिन उनके लाख प्रयास के बाद भी वो आना नहीं चाहे। और उसके अलावा उसी दौरान एक ऐसी यात्रा लेके निकले जिस यात्रा की स्थिति है कि जिसको भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा बन चुकी है। उसमें ऐसे ऐसे लोगों का जो है साथ है, जो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं, कन्हैया कुमार हैं, और जो तमाम और खान मार्केट गैंग उसमें जुड़ा हुआ है। तो जिस सोच से इन्होंने वहां निकाला और जो हरकतें उसके अंदर हो गई या हो रही हैं, उससे भी नेता हैरान है कि हम करें तो करें क्या। तो वो कहीं तो खींच निकालेंगे। अब आप सोचिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाला व्यक्ति, यही जयराम रमेश बैठ के कहते हैं कि राहुल गांधी के बाद अब कोई देश में यानी कांग्रेस में कोई दूसरा नेता बचा है तो वो सबसे बड़ा नेता कन्हैया कुमार है। अब इसको आप पॉजिटिव लेंगे कि जयराम रमेश से पॉजिटिव टिप्पणी कर रहे थे या नेगेटिव कर रहे थे? जयराम रमेश तो पूरी जिंदगी खपा गए उसी में। आज भी जब लेकिन मुझे आपसे उसमें भी उन्होंने ये बात कही, जब इंट्रोडक्शन किया उन्होंने यही बात कही कि सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा में अगर किसी को सपोर्ट मिल रहा है राहुल गांधी के बाद में तो वो कन्हैया कुमार को ही मिल रहा है। तो आज भी उन्होंने ये बयान अपना दोबारा से दोहराया था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आश्चर्य ये है कि कोई भी आप ये समझिए कि 50-50 साल की जो जिनकी राजनीति कांग्रेस में हो चुकी है, जो लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने में न जाने कितना योगदान दिया, आज उनकी वहां कोई वैल्यू नहीं है। खड़गे जी का कोई अस्तित्व नहीं है, आनंद शर्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां आज कन्हैया कुमार इनके नेता बने पड़े हैं, जो कि एक प्योर अल्ट्रा कम्युनिस्ट सोच का व्यक्ति, और जिसने ये नारे लगाए हो, जिसने इस तरह की बयानबाजी किए हो, उस तरह के व्यक्ति को आज आप सेकंड नंबर का नेता बता रहे हो अपना। तो फिर ये क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं, ठीक है। मतलब हमें भी हम उनके भी एक तरह से विपक्ष में हैं, यानी हम सत्ताधारी दल हैं लेकिन हमारे वो विपक्षी हैं, लेकिन हमें भी उनका इस तरह से जो है समाप्त होना बहुत आश्चर्यजनक लगता है। और बहुत आश्चर्य लगता है, दुख भी होता है कि यार एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का ये हश्र हो रहा है, और वो भी एक नेतृत्व विहीनता के कारण। आज उनका पास कोई मुद्दे नहीं बचे, कोई इशू नहीं बचे, आप केवल और इसके बाद नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं बची, कोई साख नहीं, सिकुड़ते सुकड़ते 2.5 राज्यों में आके सिमट के रह गए, और अब तो वो भी स्थिति जाती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। Okay. तो मुझे ये लगता है कि ऐसी स्थिति में
कांग्रेस का जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो बहुत बौखलाहट में है, बहुत हताशा में है, निराशा में है, और वो कुछ भी इस तरह के अब बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। और उसमें वो, मैं तो तमाम चैनलों में भी देखता रहता हूं, वो कहते हैं बौखलाहट में कि आप तो जबरदस्ती ये कर रहे हैं, आपको इस पर डिबेट करना चाहिए। अरे भाई, ये सब काम आपका नहीं है, ये मीडिया की दुनिया का है, पत्रकारों पे छोड़ दीजिए, किस विषय पे डिबेट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। आपको ओपिनियन पोल कहते थे पहले नहीं आएंगे, एग्जैक्ट एक पूरा कर दूं, पहले आप कहते थे नहीं आएंगे, कल एकाएक आपको कहीं से थोड़ा सुराग मिला तो दौड़ के चले आए, फिर भाग गए, फिर शाम 7 बजे बाद टीवी चैनल से गायब हो गए। तो ये इस समय जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्थिति है। कांग्रेस बहुत इस समय जो है हताशा में है। ठीक है, मैं तो चाहूंगा, भगवान शुभकामना मांगूंगा, अच्छा हो, आगे बढ़े। वाह, आपने शुभकामनाएं भी दी थी उनको। लेकिन अर्शप्रीत जी, ये सबको ब्लेम करना अभी कांग्रेस का जो ट्रेंड सा बन गया है कि कभी मीडिया को ब्लेम करो। राहुल गांधी अपनी यात्रा को नहीं दिखाने के लिए लगातार मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। उनके इस बार तो दोनों ही रैली, चाहे वो सूरत की हो, राजकोट की हो, शुरुआत ही रैली की उन्होंने मीडिया पर हमला करने से की थी। उसके बाद अब जबकि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर बात करनी है, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे रियलिटी? क्या आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को, या फिर कि सिर्फ एजेंसियों को, मीडिया को कटघरे में खड़ा करना, अब यही रणनीति आगे भी काम आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है, एग्जिट पोल्स की बड़ी बात हो रही है, तो हम जरा फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं। एग्जिट पोल्स लोकसभा 2004 के गलत थे, वेस्ट बंगाल के 2021 के एग्जिट पोल्स वो भी गलत थे, यूपी इलेक्शन 2017 के एग्जिट पोल्स वो भी गलत थे, बिहार इलेक्शन के 2020 के एग्जिट पोल्स वो भी गलत थे। और मैं जाता जाऊंगा, आगे चलता जाऊंगा और लोग बोर हो जाएंगे ये सुनते सुनते। सो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि एग्जिट पोल्स बहुत दफा इनएक्यूरेट और गलत साबित हुए हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग, कुछ एंटिटीज मीडिया में ऐसी हैं जो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती ना, तो उनके इंटरनल सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी ना दिखती। तो लोग जितने पैशन से आप यहाँ पे एग्जिट पोल्स पे डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उतने ही पैशन से लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, सत्थों में बैठ के ये बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का जो मिस रूल है वो खत्म होने वाला है गुजरात में, 5 साल का हिमाचल में मिस रूल है वो खत्म होने वाला है, दिल्ली में 15 साल का है वो खत्म होने वाला है। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर बीजेपी को बौखलाहट ना होती और इनको पता होती, ये कॉन्फिडेंट होते जीत के बारे में, तो मोदी साहब ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नॉर्म्स को फ्लाउट किया, वायलेट किया अगले दिन रोड शो करके, वो ना होता। दूसरा, हमारे गुजरात के एमएलए थे वो उठाए गए। तीसरा, मुझे बस जितना बीजेपी साहब के प्रवक्ता को दिया है उतना टाइम दे दीजिए अनइंटरप्टेड। तीसरा, ये अगर ऐसा ना हुआ होता तो जो लिकर डिस्ट्रीब्यूशन की खबरें आ रही है ना बाहर, वो ना आ रही होती। और चौथा, क्या आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे? क्या वो अपने ही वर्कर्स को झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहिए, उनकी साइलेंट कैंपेन चल रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ करेक्ट कर रहे हैं। और चौथी बात मैडम, अगर बीजेपी कहती है कि एग्जिट पोल ठीक है, तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी हाथ से निकल गया बीजेपी के? आम आदमी पार्टी स्वीकार कर रही है कि हिमाचल में 9 एग्जिट पोल आपको 0 पे दिखा रहे हैं। 0, जितने लोकसभा में अर्शप्रीत जी, हिमाचल में दिखा रहे हैं। ठीक है अर्शप्रीत जी, मैं ये तो आपने, क्योंकि एक बार पहले कांग्रेस पे बात कर ले, फिर जरा यशवंत जी बताएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे दिया, फिर आम आदमी पार्टी पर आएंगे। लेकिन आपने एक बात कही अभी कि क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे? उन्होंने तो कहा था कि गांव तक, बच्चे तक कांग्रेस पार्टी इस वक्त पहुंच गई है, अंडर करंट चल रहा है। जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं वो 1 महीने पहले का बयान था पीएम का, जब वो वहां गए थे और तब उन्होंने एक रैली में ये बात कही। 1 महीने में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, बीजेपी गांव भी गई। बीजेपी ने, अगर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और उसको उन्होंने अमल में लाए, तो कांग्रेस पार्टी इस पर भी अब सवाल खड़ा करेगी क्या? मैं जवाब देता हूं आपको। आप कह रहे हैं कि मोदी जी 1 महीना पहले सही कह रहे थे और बाद में वो चीज बिल्कुल ही गलत हो गई, तख्ता ही पलट गया। तो मैडम देखिए, मुद्दे की बात यह है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि हम एग्जिट पोल पे रिलाई नहीं करते। ठीक है। तो आप आपका अनुमान क्या है अर्शप्रीत जी? ये जो एग्जिट पोल्स है, चलिए आप उनको बिल्कुल नहीं मान रहे, आपका अनुमान क्या है गुजरात का? फिर
आपका अनुमान क्या है? देखिए मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक और चीज, एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए जो ये मोरबी ट्रेजेडी हुई, बिल्किस बानो केस हुआ, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, महंगाई, बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मेडिकल बिल्कुल खत्म हो चुका है, अनटच पड़ा है। ये सारे मुद्दे लोगों के लिए सबसे बड़े हैं। ये मत समझिए आपकी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहेगी, कुछ भी करेगी, ऐसी जीत के चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को लोग जवाब देंगे। और एक चीज कहूंगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं मालूम। ओके, ठीक है। तो अर्शप्रीत जी, ये तो खैर अब तो 8 तारीख में कोई 2 ही दिन बाकी है। आपने जो मुद्दे गिनाए हैं, क्या उन पर वोट पड़ा है या फिर कि जिस बात का जिक्र बीजेपी कर रही है उस पर वोट पड़ा है, ये तो पता लग जाएगा। लेकिन के शर्मा जी, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अर्शप्रीत जी, उसका पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने तो इंडिकेट कर दिया था कि अंडर करंट कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। मतलब पीएम ये मान गए थे कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। कुछ ऐसा संदेश था जो मुझे नहीं समझ में आया। लोगों को आ गया जी। के शर्मा जी। नहीं, मुझे तो बड़ी हंसी आई। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो उसकी जानकारी इनको जरूर है। और ये लीक कैसे होता है आपका इंटरनल सर्वे इनको जरूर पता है। ये इंटरनल सर्वे लीक कैसे होता है? कांग्रेस पार्टी के पास तक कैसे पहुंचता है वो? नहीं, मुझे वही तो रीवा जी आश्चर्य है कि इनको एग्जिट पोल और किसी सर्वे पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे है वो उसकी जानकारी इनके प्रवक्ता को है। पता नहीं जहां सर्वे हो रहा था वहां ये झाड़ू लगा रहे थे या वहां चाय सर्व कर रहे थे, कहां से इनके पास वो सर्वे आ गए और कहां इन्होंने सर्वे पढ़ लिया, मुझे तो आश्चर्य है। क्योंकि ये तो जब कोई सर्वे होगा तो वो तो बंद कमरे की बात होगी, वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला के तो नहीं बैठाया जाएगा कि ये सर्वे है। तो वहां कुछ या तो वही बता सकता है जो चाय वाय वहां बांटता होगा। तो आश्चर्य है। तो ये इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात मैं इनको बता दूं, बड़ा आश्चर्यजनक है। दूसरी बात, जिनको एक चीज इनको यही नहीं समझ में आई आज तक, इसीलिए तो ये विफल हो रहे हैं। क्या है रीवा जी, हम जो है चुनाव लड़ते हैं तो हम कोई भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से लड़ते हैं, और गंभीरता से नहीं लड़ते, हम सामने वाले को कभी कमजोर नहीं आंकते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने लोगों को ताकीद भी करते रहते हैं कि आप अपने जहां पर जमीन पर जहां खड़े हैं, जिस आज सीमा पर आप खड़े हैं वहां मुस्तैदी से रहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए और आप जो है मुस्तैदी से लड़िए, किसी भी तरह के भ्रम में मत रहिए। युद्ध होता है, जो भी चुनाव है वो भी एक युद्ध की तरह है। इसलिए उनको हमेशा आगे बढ़ाना, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करते रहना, उनको समझाना, ये भी हमारा काम है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो गाई मोरबी से लेके दुनिया भर तक आती हूँ इन मुद्दों पर भी हम आते हैं, क्योंकि किन मुद्दों के आधार पर जो सर्वे हुआ और किन मुद्दों के आधार पर ये बात सामने आई। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक बार जरा सिद्धार्थ जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी, इस चुनाव में और कुछ सामने आया हो या ना आया हो, ये चीज सामने आ गई कि जो सर्वे हैं दूसरी पार्टी के, खासकर बीजेपी के, वो कांग्रेस के पास भी पहुंच गए, आईबी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के पास भी पहुंच गई। मतलब बीजेपी को छोड़कर बाकी सब जो रिपोर्ट्स हैं उनका फायदा कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने उठा लिया। रीमा जी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को दो बार देने के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आश्चर्यजनक चीज, दर्शक जो देख रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता बड़ा रो रहे हैं कि कांग्रेस इतनी सिकुड़ती क्यों जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा खुद कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की एक परिकल्पना करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है वो कांग्रेस के सिकुड़ने पर चिंतित क्यों हो जाता है। और जहां तक तथ्यों की बात है कि अगर भारत में 2 जगहों पर कांग्रेस मुक्त राज्य बनाया है तो वो आम आदमी पार्टी ने बनाया है, चाहे दिल्ली में हो या पंजाब में हो। खैर, उस बात को अलग कर देते हैं। यहां पर विषय यह है कि आज हम एक एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं, और एग्जिट पोल कुछ व्यावसायिक लोग करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं। वो सही है या गलत है ये परसों इस समय तक पता लग जाएगा, उसमें उनकी प्रतिष्ठा खुद दांव पे लगी है। हमें यहां पर उस एग्जिट पोल पर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। वो एग्जिट पोल अगर सही है तो वो हमें क्या सिखा रहा है, उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में चर्चा है। तो यहां पर जो कल से एग्जिट पोल आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल में एक चीज स्पष्ट हो रही है
कि भारत में आम आदमी पार्टी के आने के बाद भावनात्मक विषयों के स्थान पर रचनात्मक विषयों ने जगह अपना स्थान लेना शुरू कर दिया है और रचनात्मक विषयों पर भी वोट पड़ते हैं। ये पक्का हो गया। अब कितने अनुपात में पड़ते हैं ये तो परसों चुनाव के समय पता लग जाएगा। ओके, दूसरी बात, अभी आप हाँ नहीं मैं आती हूं, अब मैं मुद्दों पर आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये जिन रचनात्मक वर्सेस कौन सा मुद्दा क्लिक किया है जनता को, इस पर यशवंत जी के पास में आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। वक्त आ गया है एक बुलंद और निर्णायक G20 का, भारत की अध्यक्षता का। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और यशवंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये बात जो सिद्धार्थ जी ने कही कि रचनात्मक मुद्दे जो हैं उनको क्लिक किया है जनता ने इस बार, और यही एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं उसमें दिखाई दिया। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा चीज आई, और वो इसी चुनाव में नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा सभी जगह दिखाई दी, ब्रांड मोदी। यानी जहां जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जहां जहां पर उनकी बात, उनका कनेक्ट लोगों के साथ हो रहा है। और ये बात तो पिछले एक हफ्ते के दौरान साफ तौर पर गुजरात में भी दिखाई दी। कौन सा मुद्दा ऐसा रहा इस बार, अगर हम 2017 से इस बार का कंपैरिजन करें, आपके हिसाब से क्या ये ब्रांड मोदी या कुछ और ब्रांड विकास जो है वो क्लिक करके गया इस बार? देखिए रीमा, ब्रांड मोदी बहुत सारी चीजों का अम्ब्रेला ब्रांड है। उस अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर विकास भी आता है, हिंदुत्व भी आता है, कल्चरल पॉलिटिक्स भी आती है, बीजेपी के प्रति एफिनिटी भी आती है। और मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी की राज्य सरकारें बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली राज्य सरकारें नहीं रही हैं। हमने उत्तराखंड के केस में देखा कि 3-3 मुख्यमंत्री उन्होंने बदले, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लोगों ने हरा दिया, लेकिन बीजेपी को जिता दिया केवल ब्रांड मोदी के नाम पर। तो बीजेपी के पास में बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है ब्रांड मोदी, नो डाउट अबाउट दैट, और उसका असर साफ दिखाई देता है सर्वे में भी और चुनावों के परिणामों में। उनकी विश्वसनीयता है, सबसे बड़ी बात यह है, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर लोग वोट देते हैं, वो कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे। दूसरी बात, जो गुजरात का जहां तक सवाल है, वहां पर आम आदमी पार्टी का जो उभार है, ये इस चुनाव का बड़ा हिस्सा है। बड़ा यानी मैं मानूंगा कि कल परसों जब नतीजे आएंगे तो कितने फीसदी वोट इवेंचुअली आम आदमी पार्टी लेती है, लेकिन तकरीबन 15 से 20% तक का भी अनुमान अलग अलग एग्जिट पोल्स ने दिया है। और अगर ऐसा होता है तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज वो लेकर के वहां पर आ रहे हैं, जहां पे भाजपा के मतदाता ना सही कम से कम, लेकिन विपक्ष के जो मतदाता हैं उनके सामने एक नया एजेंडा अलग तरीके से दिख रहा है, जिसका नुकसान दुर्भाग्य से कांग्रेस को उठा रहा है। तो ये कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस ने वहां पे अपनी फील्ड खाली छोड़ दी थी
और आम आदमी पार्टी को जाकर के वहां खेलने का पूरा मौका दिया, क्योंकि हम जानते हैं 6 महीनों से हमारे ट्रैकर में रीमा हम लगातार, हमको याद है 6 महीने पहले जब हमने ट्रैकर शुरू किया था, आम आदमी पार्टी मुश्किल से 3-3.5% के आसपास उस समय गुजरात में ट्रैक कर रही थी। उससे बढ़ते बढ़ते एक समय रीमा ऐसा आया जब वो ऑलमोस्ट 23-24% तक पहुंच गए थे, फिर घट के 20 और अंत के इसमें आकर के हमारा अनुमान है कि वो और 4-5% कम हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास में संगठन और उम्मीदवार ज्यादा बेहतर थे आम आदमी पार्टी को। तो ये हिस्सा महत्वपूर्ण है और ये आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का उभार एक महत्वपूर्ण चीज होगी राजनीतिक विश्लेषकों और सबको समझने की। एक जगह पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तारीफ करूंगा और उनको दो बातें भी कहना ये चाहूंगा। अच्छा लग रहा है, अच्छे नए युवा चेहरे जब आ रहे हैं हरप्रीत जी की तरह से, कम बोलने के लिए लोग खड़े तो हो रहे हैं वहां पे, मुझे ये बात सुन के अच्छी लगी। लेकिन जयराम रमेश जी से बाकी सब चीजें हरप्रीत जी सीखिए, लेकिन गलत चीज मत सीखिए, क्योंकि उन्होंने बोला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिन एग्जिट पोल्स गलत नहीं हुए, सबने बोला कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीती। उसी तरह से आप दरअसल गलत बोल गए। 2004 सही था, लेकिन उसके बाद आपने जितने भी एग्जिट पोल बोले, ममता बनर्जी हार रही है ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं कह रहा था। बिहार के दोनों समय में कोई एग्जिट पोल गलत नहीं बोल रहा था। दिल्ली के एग्जिट पोल में कोई ये नहीं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से अपेक्षाएं रीमा बहुत ज्यादा हो गई है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि आपने तो ममता जी को 180 दी थी, उनकी 200 आ गई। तो ये वैसा ही हो गया जब कोई फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले विद्यार्थी से कहा जाए कि डिस्टिंक्शन आना चाहिए था, आप इसलिए आपका नहीं आया तो हम आपको फेल मान रहे हैं। ये अपेक्षाओं का मैं स्वागत करता हूं। सारे ही पत्रकार और एग्जिट पोल करने वालों के ऊपर ये अपेक्षाओं का बोझ हो कि वो बिल्कुल सटीक उतरे, क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स विजेता का सही चुनाव कर लेते हैं कि कौन जीतने वाला है ये सही बता लेते हैं, एग्जैक्ट आना ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर होता है। इस प्रेशर का मैं स्वागत करता हूं। ओके, मैं के शर्मा जी, क्योंकि जो बात सिद्धार्थ जी आ रही हो आप ही के पास, और आप ही का सवाल मैं जरा के शर्मा जी के पास लेकर जा रही हूँ। के शर्मा जी, जो बात यशवंत जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी फैक्टर जिस तरह सामने आया है दिल्ली के, अगर हम बात करें, आई थिंक कुछ सिग्नल्स का इशू है। के शर्मा जी के पास मैं दोबारा से आने की कोशिश करूंगी, लेकिन सिद्धार्थ जी, हिमाचल में आपने रचनात्मक मुद्दों की जो बात कही, जरा मैं उसी पर आती हूँ। हिमाचल में भी आपने उन्हीं मुद्दों को आधार बनाया था जिनको दिल्ली में बनाया, आपने गुजरात में भी उन्हीं मुद्दों को आधार बनाया जिनका आपने दिल्ली में बनाया। मतलब आपका जो एक पैटर्न है, पंजाब में, दिल्ली में जो मुद्दे आप उठाते रहे वही आप वहां भी लेकर गए। लेकिन हिमाचल में एग्जिट पोल्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, मैं इसी आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हिमाचल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आम आदमी पार्टी का, गुजरात में भी जो आशंका थी कि वोट कटवा पार्टी क्या बन के सामने आएगी आम आदमी पार्टी, वही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब रचनात्मक मुद्दे जिनको आप रचनात्मक कह रहे हैं, वो जनता की नजर में तो कुछ और ही है ना फिर। रीमा जी, अभी आपने बातचीत में कहा जैसे कि कोई एक ब्रांड होता है, और जैसे ब्रांड मोदी जी की बात थी। किसी के ऊपर ब्रांड चस्पा करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि अगर वो ब्रांड कहीं हार रहा है तो फिर वो ब्रांड कहाँ गया। अगर एमसीडी में जिस तरह के चुनावी रुझान दिखा रहे हैं उस तरह के ही अगर नतीजे आ गए तो मोदी जी तो दिल्ली में रहते हैं, ब्रांड वैल्यू दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली में क्या हुआ? मोदी जी ने दिल्ली में कब प्रचार किया? एमसीडी में प्रचार कब किया था? वो चर्चा नहीं है, इसीलिए वो चर्चा हम नहीं जा रहे उस चर्चा में, क्योंकि किसी के ऊपर ब्रांड चस्पा करने से हारने का ब्लेम भी उसी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे किसी को ब्लेम डालने की बात। एक चीज मैं यशवंत जी से पूछना चाहता हूं कि इस एग्जिट पोल में भाजपा का जो वोट प्रतिशत है गुजरात में, क्या वो पिछले बार के तरह 49% पर ही है या नीचे गिर रहा है? जहां तक मेरी जानकारी है, सभी एग्जिट पोल्स के अनुसार चुनावी वोट प्रतिशत भाजपा का थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। 50% के आसपास दिखाई दे रहा है, ज्यादातर में 50% के आसपास दिखाई दे रहा है। नहीं, जो वोट प्रतिशत गिर रहा है वो आम आदमी पार्टी ने जो बढ़ाया है वो कांग्रेस के वोट प्रतिशत है जो गिरता हुआ दिख रहा है। इस चीज का जवाब यशवंत जी देंगे, क्योंकि सर्वे उन्होंने किया है कि भाजपा का वोट प्रतिशत गुजरात में इस एग्जिट पोल में थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाया। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी ये कहना कि ये वोट कटवा पार्टी है और कांग्रेस का वोट काटती है, ये गलत है। आम आदमी पार्टी अगर रचनात्मक एजेंडा लेके आते हैं तो उस रचनात्मक एजेंडा से जो लोग आइडेंटिफाई, परिचय कर लेते हैं, जिन को भी लगता है कि हाँ, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, महिलाओं को यातायात की सुविधा देना सही चीज है, वो लोग सब इसमें आते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है रीमा जी, कि एक जो वोटर होता है
वोटर कभी भी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। कोई एक वोटर न तो वो भाजपा का सदस्य है, न तो वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है। वो हर चुनाव में, हो सकता है पिछले चुनाव में उसने जिसको वोट दिया हो, इस चुनाव में वो किसी दूसरे दल को वोट देगा। इसीलिए कोई वोटर क्योंकि फिक्स नहीं होता, उसके पास हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के रचनात्मक एजेंडा के अनुसार, जैसे कि अभी यशवंत जी ने कहा 20% लोग, 25% लोग, 30% लोग भी सिद्धार्थ जी के नतीजे में सिद्धार्थ जी ओके सिद्धार्थ जी, ये सवाल ना मैंने कुछ सोच समझ के ही पूछा था आपसे, ब्रांड मोदी का। वो इसलिए पूछा क्योंकि राघव चड्ढा लगातार ब्रांड केजरीवाल को लेकर आगे जा रहे थे। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता था वो कहते थे बाकियों के पास जो भी कुछ है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल है। तो केजरीवाल ब्रांड बनाया गया ना आपकी तरफ से, तो फिर ब्रांड मोदी की अगर बात होती है तो क्या तकलीफ है? हाँ रीमा जी, केजरीवाल मॉडल है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ब्रांड व्यक्तियों के साथ चस्पा करना, आप अगर नाम ले तो वो मॉडल है। अरे भाई आप नाम ले तो मॉडल है, बीजेपी नाम ले तो ब्रांड है। ब्रांड चलिए, आप मोदी मॉडल कहिए, मोदी जी का मॉडल कहिए, ब्रांड मोदी और केजरीवाल मॉडल में अंतर रखा है। उस चर्चा में मैंने इसीलिए कहा कि किसी के ऊपर ब्रांड चस्पा करने से चर्चा कहीं आगे नहीं जाती है। ठीक है चलिए, मैं के शर्मा जी से रिप्लाई ले लूं, जो आपने सवाल खड़ा किया ना। के शर्मा जी, जो लोग अस्पताल बनवाना चाहते थे या जो लोग स्कूल बनवाना चाहते थे, उनका कहना है कि आपका जो वोटिंग परसेंटेज है गुजरात में, जो 48.2% था, वो गिरकर एग्जिट पोल में कम आया। हालांकि यशवंत जी आई थिंक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो हमने आकलन किया उसमें 50 से ऊपर जा रहा है। लेकिन बहरहाल आम आदमी पार्टी फैक्टर क्या बीजेपी के पाले में कुछ गलत करके गई है या कांग्रेस के? आपके पास आ रही हूँ अर्शदीप जी, बस जस्ट 2 मिनट दीजिए एक रिएक्शन के शर्मा जी से, फिर आपके पास आती हूँ। आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है अर्शदीप जी। मैं अभी तक एक बार बोला हूं, वो तीसरी बार बोल रहे हैं। मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी के शर्मा जी। देखिए, पहली चीज तो बता दूं कि जो आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको थोड़ी जानकारी का अभाव है। 49.4 लगभग 4% वोट बढ़ा है, तो पहले तो वो अपना दुरुस्त कर रहे हैं आंकड़ा। और बाकी जो एग्जिट पोल के अनुसार है, बाकी जो आएगा रिजल्ट वो 8 तारीख को आएगा, उस दिन वो पूरी तरह आंकड़ा देख लेंगे। दूसरी बात तो बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव रचनात्मक मुद्दे पर हुआ या भावनात्मक मुद्दे पर? जहां आप 350 सीट लड़े और 345 सीट में आपकी जमानत जब्त हो गई, तो आप इसको क्लियर कीजिएगा कि रचनात्मक मुद्दे पे लड़े थे या भावनात्मक पे। उत्तराखंड के चुनाव में जहां 100% सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई, मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट था वो हमारे यहाँ आज पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि वहां रचनात्मक मुद्दे पर चुनाव हुआ या भावनात्मक मुद्दे पर? गोवा में जो चुनाव हुआ वहां 100% सीटों पे आपकी जमानत जब्त हुई, वहां चुनाव किन मुद्दों पर हुआ? मणिपुर में कहा किन मुद्दों पर हुआ? वहां तो खैर आप थे ही नहीं। हिमाचल में अभी आप जो है चुनाव लड़ने के पहले अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर वापस आ गए, है ना। आए दिन कुछ दिन बस का किराया भरा, वहां पर पंजाब से भर भर के ले जाते थे, भीड़ इकट्ठा करके नारे लगा के वापस चले आते थे। यही हाल आपका अभी गुजरात में हुआ कि चुनाव आते आते अंतिम समय में आपके जो है पार्टी के कार्यालय, जो जिला कार्यालय, जो चुनाव कार्यालय थे, वो भी बंद हो गए वहां पर लास्ट मोमेंट में। तो ये चुनाव क्या भावनात्मक मुद्दे पर है, रचनात्मक मुद्दे पर है? तो इसलिए क्या है, आपको किसी भी तरह से केवल जो है पोस्टर बैनर की पार्टी है, जहां केवल 2 रुपए का काम करना, 2 करोड़ का विज्ञापन करना, ये आपका काम है। इसको अब देश की जनता समझ चुकी है और विभिन्न राज्यों से इसीलिए आपको बाहर कर दे रही है। 2 राज्य, एक ठीक है, आप एक दिल्ली में जमे हुए हैं, दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन ये भी मत भूलिए कि दिल्ली भी ऐसा नहीं है कि आने वाले समय पर आपको इसका सामना नहीं करना है, उसका भी सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें से लेकर आप मत छोड़िए कि आपने आके बदलाव कर दिया राजनीति में। ये दम्भ जो है आपका पूरा देश जानता है कि जो लोग कहते थे कि जाएंगे तो रिक्शे में आते थे आप शपथ लेने के लिए, आज पंजाब के कमांडो गार्ड लेके घूम रहे हैं। जो लोग कहते थे कि हम अभी किसी अपराधी को नहीं देंगे, आज 3-3 नेता जेल में है, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं। आपने तिहाड़ जेल को मसाज सेंटर बना रखा है। तो ये सब जनता धीरे धीरे देख रही है और सत्यता से भी वाकिफ हो रही है। तो ये चीजें भी तय हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है भाई। अभी क्यों इतनी उछल कूद लग गए कि दुनिया के आप ही सब कुछ हो गए? नहीं देखते हैं उसको, अब उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन सिद्धार्थ जी आ रही हूँ आपके पास। अर्शदीप जी, अर्शप्रीत जी,
बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बार बार, और उनकी शिकायत भी है कि उनको अभी तक एक ही बार मौका मिला। तो अर्शप्रीत जी, जो सवाल यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत ये बीजेपी का सपना नहीं है, इसको पूरा तो करके दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। पंजाब, दिल्ली, और दिल्ली में जो शीला दीक्षित मॉडल की आप लोग बात करते थे, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी तरह से फेल हो गई है क्या कांग्रेस पार्टी? अब आपको तो मुद्दे पकड़ने में दिक्कत आ रही है या क्या वजह है? जवाब मैं बताता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। जितना टाइम आपने बीजेपी के प्रवक्ता को दिया है 3 बारी में, मुझे 1 बारी में आप उतना दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है, आपने पंजाब की बात की। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने नई अपॉइंटमेंट्स की हैं। 6 स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो लगाए हैं वो फॉर्मर कांग्रेस लीडर्स हैं। एक जनरल सेक्रेटरी जो लगाया है वो फॉर्मर कांग्रेस लीडर है। स्टेट सेक्रेटरी वो फॉर्मर कांग्रेस लीडर है। 2 स्पोक्स पर्सन फॉर्मर कांग्रेस लीडर है। यहां से क्या पता लगता है कि बीजेपी पहले नीति मुक्त तो थी ही, लेकिन अब सर्टिफिकेट दे दिया कि हम नेता मुक्त भी है। और जो नए आए थे उनको तो ओहदों से नवाज दिया, जो पुराने थे दरिया में शाही जिन्होंने दहाकों से काम किया, डेकेड से, उनको साइडलाइन कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है, ये एक्सपर्टीज है इनकी, डायरेक्टली इनडायरेक्ट ऑपरेशन लोटस चलाने की। तो देखिए, कमल खिलाने के लिए कीचड़ तो पहले फैलाना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी को। अब नंबर 2, ये आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। हम गुजरात पे आ रहा हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, ये लोग बताते हैं कि विजय रूपानी जी को पहले ही साल में उनको और उनके पूरे कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। वो क्या कारण था? एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो और क्या था? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कांग्रेस के ये लीडर कॉम्पिटेंट है, ये लीडर कॉम्पिटेंट नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, जब मोदी जी आके कहते हैं कि मेरे नाम पे वोट दीजिए, उनका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर अच्छा नहीं है, ढंग का नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है गुजरात में, जिसके नाम पे वोट मांगी जा सके। ना इनके पुराने मुख्यमंत्री जो फॉर्मर सीएम है, इनके मिनिस्टर में से कोई काबिल नहीं है, सिर्फ मोदी जी काबिल है। अर्शप्रीत जी, मेरा सवाल है, यहाँ एक सवाल है, आप ही से सवाल है अर्शप्रीत जी, आप ही से सवाल है। कांग्रेस पार्टी के पास कौन कौन से नेता थे जिनके नाम पर गुजरात में वोट मांगा गया? एक नाम बताइए। मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी थे। राहुल गांधी तो गए नहीं, 2 रैली करके आ गए। पहले तो मैं आपको एक जवाब दे दूं, यहाँ पे हमारे लीडर्स नहीं, हमारे वर्कर्स पार्टी को चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी चलाते हैं पूरी पार्टी को, यहाँ पे वर्कर्स चलाते हैं। यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। दूसरी बात, आपने सवाल पूछे कांग्रेस पार्टी से, अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में सवाल होते तो ऑपोजिशन से होते हैं, सरकार से कम होते हैं। तो हम ही गलत हैं जब हम कहते हैं कि मीडिया नहीं झुकता थोड़ा बहुत भी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, बड़ी न्यूट्रल आपकी जो है एंकरिंग होती है, डिबेट होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो मोदी जी कह देते हैं कि मेरे नाम पे आप वोट कीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, ये कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत भरोसा किया जाता है मोदी जी के नाम पे। क्या मोदी जी ने डिलीवर किया है? 15 लाख का वादा किया था, 8 साल हो गए, 15 रुपए नहीं दिए। जो थे लोगों के पास पैसे, वो भी डेमोक्रेटाइजेशन के थ्रू निकाल दिए। 2 करोड़ जॉब्स का वादा था, वो दे दिया। डीजल पेट्रोल के रेट कम करने थे, वो दे दिए। डबल करनी थी फार्मर्स इनकम, वो कर दी। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं अर्शप्रीत जी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसका जिक्र आप 2014 से अब तक लगातार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट चुनावी नतीजे कुछ और ही कहते हैं। एक मिनट, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रही थी। आप जो बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही पार्टी चला रहा है, आपकी पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी है और बीजेपी में अब मोदी ड्रिवन पार्टी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि 2017 से 2022 में क्या कांग्रेस की पॉलिसी चेंज हुई है? 2017 में राहुल गांधी अगर 42 रैली करते हैं गुजरात में और इस बार अगर सिर्फ 2 रैली करते हैं, तो क्या इन 5 सालों में कोई ऐसी रणनीति कांग्रेस ने बनाई है कि अब से राहुल गांधी नहीं जाया करेंगे जहां पर चुनाव होगा? क्या ऐसी कोई रणनीति है या गांधी परिवार दूर रहेगा इस रणनीति से, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे 60 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड। पहले तो देखिए, राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। वो कैंपेन कम करने इस वजह से आए हैं क्योंकि उनके लिए वोटों का इशू छोटा है, भारत का इशू बड़ा है जोड़ने का। लेकिन राहुल जी एक एमपी हैं, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, सारा काम छोड़ के, सारा विकास का, गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का
वेलफेयर का काम छोड़ के कैंपेन करते हैं 24/7। प्रधानमंत्री कम, प्रधान कैंपेनर ज्यादा लगते हैं। तो यहां से पता लग जाता है राहुल गांधी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में। दूसरी बात, मन बना लीजिए, लास्ट पॉइंट है, मन बना ले। जो लोग कह रहे हैं कि राहुल जी ने रैली कम क्यों की, पहले कहते थे कि राहुल जी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है कांग्रेस पार्टी। इस बार जब रैली राहुल जी ने कम की क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पिछली बार नहीं कर रहे थे 17 में, तो तब आप कुछ और कहते हैं। अब जब राहुल जी रैली कम करते तो आप कहते हैं उनको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो यहां से पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मापदंड है। चाहे करो चाहे ना करो, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं करना है, क्योंकि इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। अर्शप्रीत जी, छोटा सा सवाल है, सिर्फ मैं जानना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन कल से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट में एक सांसद, आपने कहा, तो सांसद का कर्तव्य ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट भी अटेंड करे, वहां पर भी तो जनता से जुड़े मुद्दे, आप जो कह रहे हैं भारत को जोड़ने की जरूरत है, तो क्या संसद में आने की जरूरत नहीं थी जो राहुल गांधी ने? नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मैं जवाब देता हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ। नहीं आएंगे ना वो, तो मैं आपको देता हूँ भारत को जोड़ना है तो क्या संसद में नहीं आना चाहिए? जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि सांसद को सेशन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए अगर बोलने का मौका मिलेगा। हमारे माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। और रिपोर्ट्स पता है क्या कह रही है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कोई डिबेट डिस्कशन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई चर्चा नहीं, बिल आता है सीधा पास कर दिया जाता है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का रोल मॉडल है। अब इसमें आके सांसद चाहे जो मर्जी करना चाहिए, उसको मौका नहीं मिलता, उसका माइक ऑफ हो जाता है। अच्छा, ठीक है, डिबेट होती नहीं है। माइक तो ऑफ, ये है भारतीय जनता पार्टी माइक ऑफ भी वैसे चुनावी मुद्दा बना था। एक मिनट, चुनाव जीतना एक चीज है, चुनाव के बाद काम करना ज्यादा। ठीक है अर्शप्रीत जी, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ। ये क्योंकि माइक ऑफ माइक ऑन भी आप लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश इस बार की थी। राहुल गांधी ने बोला था, क्विक रिएक्शन मैं जरा के शर्मा जी से लूंगी कि आपने आवाज बिल्कुल बंद कर दी है, इसीलिए राहुल गांधी सांसद होते हुए भी इस बार संसद में नहीं आना चाहते, क्योंकि ना संसद में बोलने का मौका मिलता है, ना बाहर बोलने का मौका मिलता है। हम नहीं सुन लीजिए, ऐसा है कि रीमा जी, हमने इनकी आवाज नहीं बंद की है, जनता ने इनकी आवाज बंद कर दी है। जनता इनको सुनना भी नहीं चाहती है। और जहां तक ये अभी जो बात कह रहे हैं कि ये जो हम भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी कुछ दिनों के लिए भारत के भ्रमण में निकले हैं तो उनको दिख भी रहा होगा। अच्छा है कि उन्हें वो प्रायश्चित करें, क्योंकि जिस भारत भ्रमण में वो निकले हैं उसमें उनको एहसास हुआ होगा कि उनके पूर्वजों ने इस देश को तोड़ने के लिए क्या क्या कुकर्म किए थे, किस आधार पर धारा 370 लगा के कश्मीर को अलग रखा था, किस तरह से इनके जो पूर्वज नेहरू जो थे वो किस तरह क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर इस देश को बांटा है। ये तमिलनाडु, चेन्नई, केरला, इस चीज की इन लोग की जो बंटवारे हुए, ये किस तरह जातिवाद और भाषावाद का जहर बोया था इनके पूर्वजों ने। तो अच्छा है कि कम से कम निकले हैं तो वहां जाए और देश की जनता से माफी मांगे कि मेरे पूर्वजों के कुकर्मों का मुझे माफी कर दीजिए कम से कम, कि अब हम ऐसी गलती जीवन में नहीं करेंगे। तो ये जो है एक सबक यदि वो सीख कर आए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता वहां पर लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता सारी चीज करते हैं। तो भैया एक चीज, फिर जब कार्यकर्ता करते हैं तो फिर ये मीडिया पर दोष क्यों? मीडिया नहीं दिखाती है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, जनता वोट नहीं देती है, तो सब चीज के लिए दोषी भाजपा को क्यों बताते हैं कि भाई भाजपा तो वो कर रही, हमें बोलने नहीं दे रही, हमें कहने नहीं दे रही, हमें या बाकी तो कोई नहीं कह रहा है इस देश में। देखिए कांग्रेस को ही इस बात की क्यों? सच्चाई ये है कि आप अपनी गलतियों को दूसरे पर मत थोपिए, आप अपनी गलतियों से सबक लीजिए, सीख लीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, और दूसरों पर दोष लगाने से अच्छा है खुद के अंदर झांकिए। आज के डेट पर आपकी ना नेता की विश्वसनीयता है, ना आपकी नीति की विश्वसनीयता है, ना नियत। सबको पता है कि एक भ्रष्टाचार की जननी पार्टी जिसका जो है अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और जो सबसे बड़ा नेता है वो दोनों मां बेटे जेल से बेल पर है, और जिनको कि इनके पीछे भ्रष्टाचार का एक व्यापक आरोप, बड़ा आरोप लगा हुआ है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता आपकी बची नहीं है। चलिए मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी, आत्ममंथन की आखिर किसको जरूरत है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसके बाद एग्जिट पोल के इंतजार तो सबको 8 तारीख का है, लेकिन ये संकेत, मैं आ रही हूं अब। अर्शप्रीत जी एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, उसके बाद मैं जवाब के लिए आपके पास आऊंगी, और 2 कुछ सवाल हैं कि आखिर
थर्ड फ्रंट का जो फैक्टर गुजरात में अब तक नहीं चलता था, क्या इस बार वो पनपता हुआ दिख रहा है? इसको लेकर मैं जरा यशवंत जी के पास भी आना चाहूंगी। और सिद्धार्थ शर्मा जी के सिग्नल्स में प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं फ्रेम में। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाएं वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और मैं यशवंत जी आपके पास एक बार आना चाहूंगी, क्योंकि थर्ड फ्रंट का जो फैक्टर अभी तक बात होती थी कि गुजरात में अरसे से वो काम ही नहीं कर रहा है। 7वीं बार बीजेपी जिस हद तक सीटें लेकर वापसी एग्जिट पोल्स में दिखा रही है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से उसने वो पहला डेंट डाला है बीजेपी के बैस्टियन में, जिसको लेकर के अब तक चर्चा ही सिर्फ होती थी? फिलहाल तो ये लग रहा है कि डेंट शायद कांग्रेस के वोट में ज्यादा उन्होंने मारा है, और बीजेपी के वोट में मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो बहुत ज्यादा डेंट आए हैं। लेकिन ट्रैकर में जब हम लोग लगातार 6 महीने से देख रहे थे, तो सामान्य रूप से 3/4 1/4 का स्प्लिट था, यानी हर जो 100 वोट आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे थे, उसमें से तकरीबन 75 से 80 जो है ये कांग्रेस के खाते से आ रहे थे, और करीब 20 से 25 भाजपा के खाते में आ रहे थे। तो ये एक मोटे तौर पर एक आकलन आ रहा था, और स्वाभाविक सी बात है, इसमें ज्यादा बड़ा झटका कांग्रेस को लगने की उम्मीद ही इसमें फिलहाल दिखाई दे रही है। ओके। तो विपक्षी वोटों का एक वर्चुअल स्प्लिट दिख रहा है, और इसका मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले तकरीबन कई महीनों से, खासतौर पे पंजाब की जीत आने के बाद से, अरविंद केजरीवाल एक तरह से खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं गुजरात में। लगातार वो नॉनस्टॉप प्रचार कर रहे थे, और कांग्रेस को, जिसको 77 सीटें 5 साल पहले गुजरात की जनता ने दी थी, उस जनता ने ये उम्मीद के साथ में 77 सीटें जीती कि कांग्रेस एक बहुत एग्रेसिव, अच्छे अपोजिशन की भूमिका में 5 साल रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं विपक्षी मतदाताओं की वो उम्मीद कांग्रेस से टूटी, इसलिए शायद ये जगह ओपनिंग मिली है आम आदमी पार्टी को कि वो विपक्षी मतदाताओं की घेरेबंदी के अंदर बोले कि हम बीजेपी से ज्यादा बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है। समय की बात है, मैं जरा अर्शप्रीत जी आपसे क्विक रिएक्शन लूंगी और अंत में के शर्मा जी के पास जाऊंगी। अर्शप्रीत जी, जिस तरह से नतीजे एग्जिट पोल्स में आए हैं, क्या लग रहा है कि खड़गे जी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि अब दारोमदार हार जीत का खड़गे जी के कंधे पर जाएगा, तो क्या आत्मचिंतन या फिर कि दारोमदार किसके कंधे पर? क्विक रिएक्शन। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि एग्जिट पोल्स एक्यूरेट नहीं है, और आपको उदाहरण दिए गए हैं बकायदा, जहां पे एग्जिट पोल्स बहुत ज्यादा गलत। मैंने आपसे वही पूछा, हार या जीत? मैंने कहा हार या जीत। अगर आप जीतते हैं तब भी करना पड़ेगा, अगर आप जीतते हैं तब भी। अरे भाई, मैंने हार शब्द, मैंने कहा हार या जीत, दोनों में से किसी का भी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और इसका श्रेय हमारे लीडर्स को तो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे वर्कर्स को जाता है।
हमारी पार्टी में वर्कर्स को क्रेडिट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की तरह एक ही व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरा, मैंने गुजरात की आपको बात बता दी थी, दो बातें और कहूंगा। समय नहीं है मेरे पास, मेरा कंक्लूड कर रहा हूं, जल्दी हाँ, समय एमसीडी पोल्स में एक चीज बता दो कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम है, एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे? आप कहती है असेंबली में विकास नहीं कर सकते, मोदी जी पैसा नहीं देते। बीजेपी एमसीडी में कहती है एमसीडी में विकास नहीं कर सकते, केजरीवाल जी पैसा देते नहीं है। दोनों ही लोगों के साथ मजाक करते हैं। समय की बाधा है अर्शप्रीत जी सॉरी माफ कीजिएगा, समय की बाधा है, मैं और समय नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास समय की बाधा है। लेकिन बस जो आपने ए और बी टीम की बात कही, तो सी टीम यानी कांग्रेस पार्टी कहाँ है वो तो कहीं फिर दिखाई नहीं दे रही। तो ए ने भी बाजी मार ली और बी ने भी बाजी मार ली। बहरहाल चलिए, आपको दो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कल एमसीडी के रिजल्ट्स का, और फिर परसों जो मेन आप लोग एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन परसों का इंतजार कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि ए बी या सी टीम में से कौन बाजी मार रही है। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं उन सब पर हम पहले भी कह चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी नतीजे एक्यूरेट साबित हों, लेकिन एक अनुमान निकलता है उससे और एक रुझान दिखाई देता है। और इसीलिए हमारी कोशिश थी कि आज उन फैक्टर्स पर बात की जाए कि आखिर ये जो रुझान आए हैं इनके पीछे संकेत क्या छुपे हुए हैं, संदेश क्या छुपे हुए हैं। बहरहाल कल एमसीडी चुनाव का नतीजा है और 5 की पंचायत में करेंगे चर्चा एमसीडी के चुनाव नतीजों पर। आज हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।